बच्चों, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का आज है लेक्चर नंबर 6 और कह दो तो आखिरी लेक्चर है सोशल फार्मेसी का। ये मीन सोशल फार्मेसी के चैप्टर 2 का आखिरी लेक्चर है ये। ठीक, देखो मैंने कहा ना एज पर पीसीआई जो लेक्चर का नंबर था कितना 18, लेकिन हम कितने में खत्म कर रहे हैं 6 लेक्चर में। ठीक, तो भाई देखो मैक्सिमम पोर्शन हो गया है, कुछ पोर्शन बचा हुआ है जैसे सोशल इंपैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स। मीन्स जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है इसमें हम रोल ऑफ फार्मासिस्ट वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, डेमोग्राफी पढ़ चुके हैं, है ना, मदर चाइल्ड पर किस तरह से मदर मीन्स फैमिली प्लानिंग होती है, किस तरह इन्वायरमेंट का क्या असर होता है, वहां पे क्या क्या रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, कम्युनिटी फार्मेसी में क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स कैसे डिस्पोज होती है वगैरह वगैरह, है ना। साइको सोशल फार्मेसी में काफी कुछ चीजें देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सोशल इंपैक्ट क्या होता है ऑन हेल्थ ऑन सोसाइटी। ओके, तो उसके बारे में है। तो इंपैक्ट ऑन सोशल हेल्थ की बात करें तो इंप्लीकेशन ऑफ ड्रग एब्यूज। देखो ड्रग एब्यूज क्या है, एडिक्शन क्या है, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक, एब्यूज मिसयूज क्या है ये सब देख लिया है। तो इंप्लीकेशन ऑफ ड्रग एब्यूज की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट बहुत तेजी से, ड्रग का एडिक्शन, ड्रग की तरफ फैशन। पहले के जमाने में क्या, देखो ये जितना भी फैशन आता है मेरा अपना मानना है कि सब का सब मैक्सिमम फिल्मों से आता है, नहीं तो गांव में रहने वाला आदमी क्या जाने ड्रग्स। पहले के टाइम पे हीरो लोग सिगरेट पिया करते थे, हैं, या और उससे पहले की मूवीज ले लो तो हीरो लोग बीड़ी पिया करते थे गांव की, है ना, जो पहले की मूवीज आया करती थी तो उसको देख के लोगों ने बीड़ी पीना शुरू किया। कुछ पिक्चरों में तंबाकू खाते थे, शोले पिक्चर में गब्बर याद है ना, सांबा हमेशा बीड़ी दबाए रहता था। तो कहने का मतलब पहले सिगरेट थी तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे सिगरेट का बड़ा ट्रेंड था। उसके बाद अब देखो पिक्चरों में स्मैग, हेरोइन, चरस, गांजा, भांग है, ये सब खूब चल रहा है। तो अब इन सब का ट्रेंड जितना ज्यादा दिखाया जा रहा है उतना ज्यादा लोग उसके हैबिचुअल होते जा रहे हैं, इसको फैशन समझ रहे हैं, एक हाई क्लास सोसाइटी समझ रहे हैं। मीन्स अपने आप को दिन का दिन नुकसान करना, अपनी फैमिली को नुकसान करना, सोशल जो आपका कम्युनिटी है उसको नुकसान करना, इसको लोग फैशन समझते हैं। पता नहीं जो भी दिमाग में आता हो इनके, है ना। तो कुल मिला के हर दिन इसका जो नंबर्स है ड्रग एडिक्ट का या ड्रग यूजर्स का हर दिन बढ़ता जा रहा है। इवन ड्रग एडिक्शन की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं, इनका भी नंबर हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिनकी वजह से न जाने कितनी फैमिलीज आए दिन इवन हर दिन उजड़ जाती हैं। भाई जाहिर सी बात, किसी की फैमिली में बच्चा है, किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी की बेटी है, कोई भी अगर ड्रग एडिक्ट हो गया तो वो क्या ड्रग एडिक्शन के केस में वो अपना कहो घर बार बेच दे, ड्रग ना मिले तो कहो किसी को भी गोली मार दे, है ना, अल्टीमेटली उसको ड्रग्स लेनी है। तो कहने वाला इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर फैमिली जनरल प्रैक्टिशनर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉब्लम। जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, जो उनके नियरेस्ट फार्मासिस्ट हैं, उनको फैमिली की हिस्ट्री पता होती है, उन सब के बारे में क्या सरकमटेंसेस हैं। क्योंकि देखो ये अक्सर देखा गया है कि जिन घरों में हमने कहा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास पैसा कमाने का समय है, जो महीनों घर के बाहर रहा करते हैं, माँ लोग बढ़िया किटी पार्टी में बिजी रहती हैं, बच गए बच्चे, है ना। कुछ बच्चे तो ठीक है बहुत बढ़िया अच्छे से रह जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ऐसे में रुपए पैसे की उनको कमी नहीं है और ऐसे बच्चे ड्रग एडिक्शन का शिकार ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, जो ड्रग कैरियर्स होते हैं, उनको ऐसे ही लोगों की तलाश है। बहुत सारे लोग क्या है, जैसे उनके अंदर एक तरह का डीमोटिवेशन होता है, जैसे कोई पास नहीं हो पाया कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं बीट कर पाया, किसी के अंदर अपने आप में ही मीन्स अजीब सा रोष है कि कोई बढ़ता चला जा रहा है, कोई नीचे आता, मीन्स हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब लोग, ऐसे लोग जो अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, है ना, यही कंडीशन है अप्रॉक्स। तो ऐसे लोग इन चीजों का शिकार ज्यादा होते हैं, राइट। तो सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग एंड नीड द अर्जेंट अटेंशन। कुछ ऐसे केस में कॉम्प्लिकेशन इतने हो जाते हैं कि लाइफ तक जा सकती है और ऐसे केस को बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी,
डेंजर ऑफ डेथ मींस ओवरडोज अगर ड्रग्स की हो गई तो खुद की लाइफ के साथ भी दिक्कत हो सकती है और ज्यादा एग्रेशन हो सकता है, या कोई अल्कोहलिक पर्सन है, कोई ड्रगिस्ट है, उस केस में ड्राइव करता है तो खुद भी मर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। भाई कोई ड्रग एडिक्ट है, अगर खुद कुछ अपना नुकसान करते तो चलो भाई तुम अपनी गलती से। पता चला कि किसी ऐसे के साथ जो फैमिली मेंबर, किसी फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर अकेला कमाने वाला और 10 बैठ के खाने वाले, तुमने अपने नशे की हालत में गलत पैसे का इस्तेमाल करके, मींस अपने माँ बाप के पैसे का गलत इस्तेमाल करके तुमने उस आदमी को अपनी गाड़ी से ठोक दिया है, तो वो आदमी तो बेचारा चला गया, तो उसके पीछे जो फैमिली है 10 लोगों की, उसके ऊपर क्या बीतेगी, कैसे काम चलेगा। तो कम से कम अपने लिए ना सही, अरे भाई खुद खाना खाओ ना यार, लेकिन ये खाने के बाद जो लोगों के अंदर एग्रेशन आता है, जो गुस्सा आता है, उसके बाद वो अपना नुकसान, अपनी फैमिली का नुकसान, सोसाइटी का नुकसान करते हैं, ये गलत है। पहली चीज तो इसका इस्तेमाल ही गलत है। डैमेज होती है हेल्थ, जैसे ब्रेन डैमेज, जाहिर सी बात है साइको हो जाते हैं लोग, मींस अगर उनको ड्रग ना मिले तो क्या है, पता नहीं क्या कर लेंगे। बहुत ज्यादा लीवर फेलियर हो गया, मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, लीगल कंसिक्वेंसेस में रिस्क ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, फाइन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, मींस अगर ऐसा किसी कंसिक्वेंसेस में कुछ ऑफेंस करते पकड़े गए तो क्या होगा, आपके खिलाफ रिकॉर्ड चार्जशीट बन जाएगी, आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर हुआ तो। लेकिन ये माना जाता है कि अपने देश की अगर बात की जाए तो जितने केसेस हो रहे हैं उसका 10% भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, 10% भी। उसके पीछे की वजह क्या है, जो गरीब है वो तो पिस जाता है, लेकिन जो अमीर है वो बच जाता है। और ज्यादातर ऐसे केसेस में या तो बहुत गरीब या फिर बहुत अमीर, ऐसे लोग बहुत हैं। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, भाई ड्रग अब्यूज अगर हुई, ड्रग का अब्यूज किया आपने, गलत तरीके से ड्रग का इस्तेमाल किया, अपने को, फैमिली को, अपने फ्रेंड को नुकसान कर सकते हो। ड्रग की डिपेंडेंसी इज ऑल्सो कॉमन कॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू वर्क और स्कूल। अगर ड्रग की डिपेंडेंसी आपके अंदर आ गई तो ड्रग को पाने के लिए, ड्रग लेने के लिए क्या करोगे, अपना स्कूल बैग बेच दोगे, माँ बाप ने गाड़ी खरीद के दी तो गाड़ी बेच दोगे, जो पॉकेट मनी हो पॉकेट मनी बेच दोगे, फिर भी नहीं इकट्ठा हुआ तो माँ का जो हार रखा है अलमारी में वो बेच दोगे। कहने का मतलब लोगों से उधार पैसा मांगना शुरू कर दोगे, जो भी दे सकता है। लैपटॉप है आपके पास, लैपटॉप मतलब अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए। इसकी वजह से आप खुद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकते हैं और अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कितना भी किसी के पास पैसा क्यों ना हो, बड़ी बड़ी रियासतें उजड़ जाती हैं, बात समझे। तो अगर किसी को यह गुमान हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है तो गलत फहमी। आप क्या कर रहे हो, आप उस जो पैसा है ठीक है उसको वहीं रहने दो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, उसको आगे बढ़ा रहे हो या उसी से खर्चा कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। पीपल में लाई, स्टील, लोग झूठ बोलते हैं ड्रग्स के लिए, चोरी करते हैं ऑर्डर टू कंटिन्यू यूजिंग ड्रग्स, है ना। रिजल्ट में लूज देयर ट्रस्ट, इसकी वजह से क्या होगा भाई, एक बार झूठ बोल के पैसा ले जाओगे, चोरी करके ले जाओगे तो अपनी फैमिली का ट्रस्ट, अपने फ्रेंड्स का ट्रस्ट, मींस लोग कौन विश्वास करके देगा। सबको मालूम है यार ये तो इसमें गया है, आए दिन झूठ बोल के पैसा लेके जाता है, ठीक है। दे में फील सेम गिल्ट ड्यू टू रिपीटेड फेल्योर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार फेल्योर होते हैं, जो काम करना है उनको, जो एम है, जैसे कोई बार बार इंटरव्यू देने जाता है, कोई हाई स्कूल का एग्जाम देता है, कोई नीट की तैयारी करता है, ठीक। अभी जैसे डिप्लोमा में ये स्थिति आने वाली है, लोग एग्जिट एग्जाम देंगे, ठीक है। तो भाई क्लास में तुम बड़े टॉपर हो, खूब अच्छे से आता है अभी ओवर कॉन्फिडेंस कॉलर ऊंचा करके घूम रहे, हम तो बहुत बढ़िया पढ़ने में है, एग्जिट एग्जाम में ढेर हो गए। कंपटीशन जहां आया वहां पे रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक कमेंट था एक बच्चे का, इतना डीप में क्यों पढ़ाते हो सर, डिप्लोमा में ऊपर ऊपर पढ़ा के पास हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी क्लास करने की, ऐसा है ना। तो इस तरह के कमेंट भी आते हैं। मैंने क्या भाई देखो, क्या जवाब देना, कई बार क्या होता है, कहते हैं ना कि घर से जा, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, घर से जा रहे हो, रास्ते में कीचड़ पड़ा है, तो एक बात तो यह है कि एक लाठी उठाओ और कीचड़ को 10 लाठी मारो, फिर रिजल्ट क्या होगा देखोगे क्या कि कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे जो सफेद कपड़े थे वो गंदे हो गए। ठीक दूसरा तरीका क्या था, कोई दूसरा रास्ता पकड़ लो, आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, कीचड़ जहां है उसको वहीं पड़ा रहने दो। तो ऐसे लोगों को सिंपल सी चीज है, बस कमेंट डिलीट और ब्लॉक कर दो, वही मैंने भी कर दिया। अब आ गया है एग्जिट एग्जाम, आपका डिप्लोमा बी फार्मा से ज्यादा कठिन हो गया है।
बी फार्मा से ज्यादा कठिन हो गया है। एमसीक्यू में कब कौन सी लाइन उठा के रख ली जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए डीप में पढ़ना सीखो और अच्छे से, डरा नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, है ना। अभी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के भी कोर्स सिलेबस में है और सेकेंड ईयर का भी है। खैर, तो कुल मिला के ड्रग एब्यूज इन द ग्लोबल प्रॉब्लम, ड्रग एब्यूज आज की डेट में सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं हर देश की प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसके यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, जिसकी को बोलते हैं यूएनडीसीपी, यूनाइटेड स्टेट ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, चलाया जा रहा है, जो कि एड्रेस करता है सोशल इंपैक्ट ऑफ द ड्रग हैबिट्स एंड सोशल हेल्थ ऑफ द प्रोडक्टिविटी। मींस ये जो ड्रग एब्यूज केसेस हैं इनको ही मॉनिटरिंग करता है कि कौन इस तरह से, देखो जैसे इस तरह से पड़े हुए हैं ड्रग लेके, दवाओं का इस्तेमाल करके, तो उनकी मॉनिटरिंग करता है और इनको कैसे एड्रेस किया जाए, किस तरह सही किया जाए, कौन से प्रोग्राम्स चलाए जाए जिससे इनमें इंप्रूवमेंट हो सके, ये सारे केसेस कम हो सके और लोग अवेयर हो सके, उसके बारे में हमारा यूएनडीसीपी काम करता है, यानी यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, ड्रग एब्यूज प्रॉब्लम होती क्यों है? ओके, तो जिसको भी लग गई तो वो अपना जो ग्राउंड है, मींस जहां पे है वहां से वो खिसक जाएगा नीचे। मतलब ये कि जिस पोजीशन पे वो होल्ड करता है, आज पढ़ने में बहुत अच्छा है, अगर स्कूल जा रहा है तो कल उसकी ग्रेड खराब होने लगेगी, रेगुलर आ रहा है वो अब्सेंट होने लगेगा, अगर ऑफिस गोइंग है ना, तो कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है तो वर्कलोड नहीं झेल पाएगा, बहस हो जाएगी लोगों से, जो काम का परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, है ना। तो कहने मतलब धीरे धीरे करके और गिल्टी और ड्रग एडिक्ट, तो ये कंडीशन वर्स्ट से ज्यादा वर्स्ट होती चली जाती है। Despite the major gap of information increase the cause of the major dependence producing the drug is reflected in report and official and unofficial sources. Official unofficial sources से इतना पता चला बहुत सारे लोग लैक ऑफ नॉलेज, उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जो ड्रग ले रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, है ना। रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन की बात करें, देखो अपने देश में तो बहुत कम रिपोर्ट्स होते हैं, लेकिन फॉरेन वगैरह में रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वहां पे रिकॉर्ड ज्यादा होते हैं, इसीलिए एग्जांपल मैक्सिमम वहीं के लिए जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपर्ट्स, स्टडीज ऑफ द क्राइम एजुकेशन, मींस उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं कि स्टडी गोइंग स्टूडेंट एजुकेशन में क्राइम करने लगे हैं, उनकी वर्क हेल्थ ऑल पॉइंट सब कुछ सब सीरियस प्रॉब्लम में आ जाता है। मींस ना तो पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं, ना वर्क सही से कर पा रहे हैं, ना जो अपना डेली का काम है ना वो सही से कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चलती है, ड्रग्स, सिर्फ ड्रग्स, है ना। ऑल्दो द सिस्टमिक क्वालिफिकेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एट द हाईएस्ट रिस्क आर दोज द एज रेंज नीडेड फॉर द प्रोडक्टिव वर्क। देखो इंजेक्शन ले रहा बंदा, मस्त नशे में है, तो कहने का मतलब सिस्टमिक क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मींस उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है और उसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब सबसे ज्यादा रिस्क में अगर कोई है तो आज की डेट में यूथ है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आदमी क्या भाई, माँ बाप ने 10-20 लाख रुपए लगाए, जैसे आप लोग भी डिप्लोमा कर रहे हो, 2-3 लाख रुपए तो खर्चे ही हो जाते हैं, है ना। 3-3.5 लाख रुपए, 4 लाख ले लो, किसी किसी का ज्यादा खर्चे वाला है तो। बहुत सारे लोग ऐसे भी डिप्लोमा कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं जिनके माँ बाप के पास डिप्लोमा की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी वो लोन लेके उधार लेके, देखो माँ बाप बेटा एक छाते की तरह होते हैं, जैसे बारिश में छाता खोल लेते हो और जो नीचे वाला है छाते के, जैसे तुम खूब मजे से हो कि हाँ भाई बारिश हो रही लेकिन हम पे नहीं पड़ रही, लेकिन जो छाते रूपी आपके माता पिता हैं उनको कितना कष्ट हो रहा है, हर ड्रॉप को झेलना पड़ता है। तुम्हारे ऊपर वो जो ड्रॉप है मुसीबत है, तुम्हारे ऊपर आने वाली उस मुसीबत को वो अपने छाता रूपी प्रोटेक्शन से रोक लेते हैं और तुमको एहसास भी नहीं होने देते हैं कि उनको कितनी समस्या हो रही है। बात समझे? तो उनको तुम्हारी फीस अरेंज करने में, तुम्हारी डेली रूटीन के खर्चे अरेंज करने में कितनी समस्या होती है तुमको बताते भी नहीं है, और हंसते हंसते तुम्हें लगता है बस उनको कोई समस्या नहीं। कभी सोच के तो देखो, किसी के पास 2 रुपए भी ज्यादा होते हैं क्या कि कोई फेंक दे? बात समझे? तो दे रहे हैं पैसे तो पढ़ाई कर लो, यूटिलाइज कर लो, बाकी जब खुद कमाने लगो तो चाहे जितने शौक पूरे कर लेना। खैर, तो कहने का मतलब वो यूथ उस स्टेज की जो है, उस एज रेंज के बच्चे जिनको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, जिनको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, जिनके बाजुओं में ज्यादा ताकत, यानी यंग लोग, वो इसके शिकार सबसे ज्यादा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक, रिपोर्ट बोलती है यूनाइटेड नेशन एंड अदर सोर्सेज इंडिकेट द इंक्रीज ऑफ द ड्रग अब्यूज हार्मफुल कंसिक्वेंसेज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
मींस ड्रग्स की वजह से बहुत ज्यादा ट्रेजेडी, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा क्राइम ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। अब सब्सटेंस रिलेटेड डेथ की बात की जाए, लगभग 5 मिलियन साल में, 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 50 लाख एस्टिमेट किया गया है कि अल्कोहल से लोग मरते हैं। मींस दारू पी के 50 लाख से ज्यादा लोग वर्ल्ड में मरते हैं। ठीक, 2 लाख लोग तंबाकू खा के, सॉरी 50 लाख जो है अल्कोहल और तंबाकू से, 50 लाख कितने अल्कोहल और तंबाकू से, 2 लाख लगभग जो ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन लेके लगभग 2 लाख लोग हर साल पूरे वर्ल्ड में मरते हैं। ठीक, लाइफ ईयर लॉस्ट थ्रू द डिसेबिलिटीज डिपेंडेंसी हैव द एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड 1990 में 39.3 मिलियंस, 39.3 मिलियन ऐसे लोग जो ड्रग के डिपेंडेंसी की वजह से डिसेबल हो गए, वो अपने काम ही सही तरीके से नहीं कर पाए। उस 39, ये 1990 का डेटा है, अभी का डेटा तो बहुत इंप्रूव हो गया होगा, डबल ट्रिपल पहुंच गया होगा। तो सोच लो कि कंडीशन कितनी वर्स्ट हो गई है। 1990 में 39.3 मिलियन लोग जो है डिसेबल हो गए, मींस अपना काम नहीं कर पाते। ये एस्टीमेट जिसमें कि 13.3 मिलियन फीमेल्स थी, 13.3 मिलियन फीमेल्स थी। ठीक, एग्रीगेट द वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट है, तो जिसकी वजह से ड्रग रिलेटेड बर्डन हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ द इलिसाइट ट्रैफिकिंग इन ओपियम, हेरोइन, कोकेन, कैनबिस अपीयर एक्सट्रीमली हाई। अब इनका प्रोडक्शन, भाई जाहिर सी बात है लोग इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे की वजह भी बहुत ऐसी है कि जिसे आजकल किसानों के केस में देख लिया जाए। किसानों की बात की जाए अगर, तो उनकी पर हेक्टेयर इनकम ओके जितनी भी होती है उससे हजारों गुना ज्यादा अगर वो नार्कोटिक सब्सटेंस या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की खेती करते हैं, जैसे ओपियम, हेम्प, हेरोइन, कोकेन, कैनबिस वगैरह हो गया, इनकी खेती करते हैं, तो जो गेहूं, धान, सरसों उगाते हैं उनसे हजारों गुना ज्यादा उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। मींस वो उस कहीं ज्यादा अमीर हो सकते हैं, कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर 1983 की बात की जाए तो ओपियम प्रोडक्शन हैव बीन 3000 से 4000 टन पर ईयर, मींस हर साल कितना 3000 से 4000 टन ओपियम प्रोडक्शन। ये 1989 का डेटा है। आज की डेट में ये न जाने कितने टाइम्स बढ़ गया होगा। कोका लीफ प्रोड्यूस्ड फ्यूअर कंट्रीज। अब कोका लीफ क्या है, ओपियम के कंपैरिजन में कुछ कंट्री में ही प्रोड्यूस होता है। हैज इंक्रीज 1988 जस्ट 2,95,000 टन। कितना इंक्रीज हुआ, 2,95,000 टन ऑफ द लीफ टू स्लाइटली ओवर द 3,30,000 टन। बात समझे। सम इलिसाइट सप्लाई डिमांड द ड्रग हैव सच टू इनॉर्मस प्रॉफिट। भाई ये क्यों करते हैं लोग, अपना कम पैसा लगाते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। लोग स्मगलिंग इसकी खूब करते हैं। पुरानी पिक्चरों में देखो अमरीश पुरी वगैरह क्या करते रहते थे, ड्रग्स की स्मगलिंग। बहुत फायदा है, 1 लाख रुपए लगाएंगे और करोड़ों रुपए छाप देंगे, तो इतना पैसा और कहां पे है। इसीलिए लोग जो है इसकी स्मगलिंग में ज्यादा रहते थे। राइट, लैक ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंप्लॉयमेंट एंड इंपैक्ट ऑन द वर्क प्लेस। देखो सिंपल सा, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्दों में समझो, अपने शब्दों में लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, मिक्स लिखो। ड्रग एब्यूज से प्रॉब्लम, देखो 2 चीजें हैं, एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और एक इंपैक्ट ऑन द वर्क प्लेस। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, काम तो कर रहे हैं लेकिन काम का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। जो काम वो रोज कर रहे थे, जो वर्कशीट रोज कर रहे थे, जो एक्सेल शीट रोज बना रहे थे, जो डेटा रोज बना रहे थे, अब वो बना नहीं पाते हैं, ज्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से ऑफिस में कंपटीशन में पीछे होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट कम लग रहा है, प्रमोशन कम लग रहे हैं। तो क्या होगा, गिल्टी होगा, है ना। जो उनकी स्किल है वो स्किल धीरे धीरे डिसरप्ट होती जा रही है उस ड्रग के इस्तेमाल करने से। ठीक, पोटेंशियल इंड्यूस कंपल्सिव यूज द डिसरप्टिव वर्क एंड फैमिली लाइफ। कोकेन या अदर इलिसाइट ड्रग्स जो होती हैं, जो भी गलत तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक, वो जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, उनके जो वो जजमेंट देते थे, जो डिसाइड करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से दिन का दिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो वीक होता जाता है। और वीक होने के साथ साथ उनकी जो पर ईयर इनकम है
जब जाहिर सी बात है, जब उनका इंक्रीमेंट सही नहीं होगा, उनका वर्क प्लेस पे काम सही नहीं होगा, तो उनकी इनकम दिन का दिन बढ़ती जाएगी। अब इम्प्लीकेशन रूरल और अर्बन पॉवर्टी की बात करें, मींस गरीबी की बात की जा रही है, गांव की गरीबी और शहर की गरीबी की बात करें, ठीक है। तो ऑल्दो रूरल एंड अर्बन पुअर पीपल अलाइक, देखो जो गरीबी है वो चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो, सब एक जैसी गरीबी होती है। लेकिन केस समझना, केस क्या है। जो रूरल पॉवर्टी होती है वो इलिसाइट ड्रग्स के सप्लाई करती है, क्या करती है, सप्लाई करती है। और जो अर्बन पॉवर्टी होती है, जो शहर की गरीबी होती है, वो डील करते हैं, डिमांड करते हैं, बेचने का काम करते हैं, डिमांड, क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है। अब शहर के लोग स्मार्ट हो गए, अब गांजा भांग चरस की खेती होती गांव में तो वो सप्लाई कर सकते हैं, शहर के लोग अमीरों से कांटेक्ट रखते हैं, हाँ भाई ड्रग्स चाहिए, तो इस तरह से अपने खर्चे चलाते। तो जो रूरल पॉवर्टी के लोग होते हैं वो क्या है भाई, जाहिर सी बात है गरीबी है। अब गरीबी को किस तरह अपने खर्चे चलाने, हर आदमी धीरे धीरे करके डेली लाइफ के खर्चे चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि क्या करे। और सबसे आसान तरीका, पुड़िया ले ली चरस की, गांजा भांग पुड़िया ले ली, 200-300 रुपए में बेच रहे हैं, अच्छे से खर्चे उनके चल रहे हैं ना। तो कहने मतलब अर्बन पॉवर्टी खेती तो कर नहीं सकते, तो गांव के लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हाँ भाई लाओ हम तुम्हारा माल बिकवाएंगे, बीच में कमीशन एजेंट, ठीक। इलिसाइट ग्रोथ प्रोवाइड द इनकम ऑफ द फार्मर विलिंग टू टेक द रिस्क फॉर द हायर गेन ऑब्टेन फ्रॉम द इलिसाइट क्रॉप। तो ये जो ऐसी इलिसाइट क्रॉप है, जो गैर कानूनी क्रॉप्स है, जैसे आपकी गांजा भांग चरस हीरोइन वगैरह हो गई, कोकेन वगैरह हो गई, इन सब की जो खेती करना है, जिसके पास लाइसेंस है सिर्फ उसी को इजाजत है, लेकिन हर कोई, चूंकि लाइसेंस महंगा, हर कोई कर नहीं सकता, तो ज्यादा फायदे के लिए लोग इनलीगल तरीके से खेती करते हैं, छुप छुपा के। वजह उसके पीछे कि इसमें फायदा इतना ज्यादा है कि एक बार अगर पकड़ गए तो 2-4-10 लाख रुपए देने भी पड़े तो भी वो दे देते हैं। मतलब उनको पता है कि रिस्क किस लेवल का है, उसके बाद भी वो खेती करते हैं। रिस्क किस लेवल का पता होने के बाद भी वो खेती करते हैं। पॉवर्टी में चेंज द पर्सपेक्टिव सो द इमीडिएट मनी विद अ रिस्क प्रेफरेबली टू स्टेबल बट डिलेड इनकम विद लेस रिस्क। मींस क्या है कि उनको पैसा तुरंत चाहिए, ज्यादा चाहिए, रिस्क है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द मोडेस्ट इनकम ओवर द लॉन्ग टाइम स्पैन इलिसाइट क्रॉप में बी सफिशिएंट मोटिव फार्मर द पार्टिसिपेट अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कहने का मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स दिखता है किसानों को इस तरह की इलिसाइट खेती करने के लिए, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक। मार्जिनलाइजेशन की बात करें, कुछ लोग जो है एकदम हाशिए पे होते हैं, मींस बॉर्डर लाइन पे होते हैं, मींस कैसे, जैसे अर्बन एरिया क्रिएटिंग द सैंटी टाउन्स। सैंटी टाउन्स मींस ऐसे जगह पे जहां पे खाने की, रहने की, एजुकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां पे यंग पीपल क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों से अब्यूज ज्यादा। देखो इसमें घरों में आजकल चोरी, घर के अंदर घुस के लोग चोरी करके ले जाते हैं, कोई अच्छे लोग या बुरे लोग नहीं, इसमें मैक्सिमम ये स्मैग वाले, मैक्सिमम ये ड्रग्स वाले लोग होते हैं। कहते ना कि वो 2 दिन के लिए भाई पार्टी में गए, पता लगा सुबह पार्टी में निकले, देर रात को जब आए तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था, है, घर में चोरी हो गई। तो ऐसा नहीं कि चोर वाकई में आ गए, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, जो ड्रग्स का काला धंधा करते हैं, जो ये इस्तेमाल करते हैं, उनको पैसे की जरूरत है, उनको थोड़ा बहुत भी इवन जरूरत पड़ती है तो लोगों का मर्डर तक कर देते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब एब्यूज चीप सॉल्वेंट। तो गांव के लोग जो होते हैं वो चीप सॉल्वेंट, कम जो देसी दारू होती है, देसी दारू, गांव में गांजा वगैरह जो है तालाब के किनारे खूब रहता है, खेती नहीं की जाती, ऐसे ही बहुत सारा रहता है। तो कहने में उनको सस्ते में अवेलेबल हो जाता है, सस्ते में वो नशा करते हैं। रिमोट एरिया ऑफ द डेवलपिंग कंट्री नो अथॉरिटी, मींस जो रिमोट एरिया मतलब एक न्यूट्रल टाइप के एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं करती है, जैसे स्लम बस्ती वगैरह हो गई, है ना। तो वहां पे जो वहीं की जो ट्राइबल्स, जैसे आदिवासी वगैरह हो गए, है ना, वहीं के जो ट्राइबल्स रहते हैं उन्हीं में से कोई एक लीडर होता है, वही ये सारे काम क्या है, वही वहां पे जो मींस वहां का जो एरिया होता है नेशनल पॉलिसीज से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेशनल पॉलिसीज, जैसे बंजारा वगैरह होते हैं ना। ड्रग रिलेटेड क्राइम टेररिज्म कॉज द इनस्टेबिलिटी एंड ओवरलोड ऑफ द पुलिस, क्योंकि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, चाहे कोर्ट हो चाहे पुलिस, ये ऐसे केसेस से ओवर क्राउडेड है। हर थाने में चले जाओ, इसके केस, चेन स्नैचिंग के, ड्रग्स के, ड्रग पेडलिंग के, न जाने कितने केस पड़े हैं,
मींस पुलिस खुद थक जाती है इनको शॉर्ट करते करते। ठीक, प्रॉब्लम क्या है? मार्जिनलाइज गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन एज वेल द पीपल्स। ठीक, अब सुसाइडल बिहेवियर की बात करें। सुसाइडल बिहेवियर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आज का जो युवा है, आज का जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा ड्रग्स के केस में इंपैक्टेड यही है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर सुसाइडल बिहेवियर, मींस अगर उनको ड्रग्स नहीं मिल रही है उस केस में वो सुसाइड तक कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक, अब ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? सोशल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अफेक्टिव द डिसरेगुलेशन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में कैंपस में रैगिंग वगैरह खूब होती है, रैगिंग की वजह से बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। टाइमली द इंटरवेंशन बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज मैनेजमेंट कैन द रिवर्ट द सिचुएशन, अगर टाइमली यूनिवर्सिटी कॉलेज इस पे ज्यादा ध्यान दें कि भाई रैगिंग ना होने पाए, उनके कैंपस में कहीं ड्रग्स की सप्लाई ना होने पाए, तो ये सिचुएशन थोड़ा सा बेटर हो सकती है। ठीक है, तो इफ एनी इंपॉर्टेंट अवॉइडिंग द सुसाइडल बिहेवियर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर पेशेंट की मेंटल काउंसलिंग की जाए, क्या की जाए? स्टूडेंट की मेंटल काउंसलिंग की जाए, तो ये जो सुसाइडल बिहेवियर है जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज के बच्चे करते हैं, इसको कम किया जा सकता है। इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट, प्रिवेंशन ऑफ द केयर की अगर बात करें तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट, प्रिजर्वेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिस मच यूरोप एंड यूएसए, क्योंकि इंडिया में प्रिवेंटिव केयर प्रैक्टिस नॉट मच फॉलोड बाय फार्मासिस्ट। प्रिवेंटिव केयर फार्मासिस्ट के द्वारा बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, इसीलिए एग्जांपल किसका दिया गया? यूरोप और यूएसए का, कि इंडियन फार्मासिस्ट इसको पढ़ें, समझें और एक्सेप्ट करें। गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव ले, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, हेंस द गाइडलाइन ऑफ द यूरोप यूएसए हैव बीन ब्रीफली प्रेजेंटेड हियर। इंडियन फार्मासिस्ट कैन टेक द इंस्पिरेशन, मींस इंडियन फार्मासिस्ट उससे इंस्पायर हो सकते हैं उन गाइडलाइन से, और उसके यहाँ इंडियन जो कल्चर है उसके संदर्भ में उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। गाइडलाइन ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल फार्मासिस्ट, यानी एफआईपी बोले तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट। दूसरा क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? ASHSP। ठीक है, ये दो क्या है? सोसाइटीज हैं जो इन पे वर्क कर रही हैं। ठीक, ज्यादा जिसको इंटरेस्ट है वो इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके इनके बारे में और डिटेल, जो एफआईपी है, ASHSP है, इनके बारे में और डिटेल गेन कर सकते हैं जिनको चाहिए। जैसे एफआईपी की गाइडलाइन की बात करें, फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल फार्मासिस्ट, ये एफआईपी का ऐसे लोगो होता है। फार्मासिस्ट इसेंशियल पार्ट होता है हेल्थ केयर टीम का, हेल्थ केयर प्रोग्राम का। ठीक, फार्मासिस्ट और are the most accessible healthcare professional in the community, as such they care in position provide the early detection। देखो फार्मासिस्ट क्या है? कम्युनिटी का सबसे क्लोजेस्ट पर्सन होता है फैमिलीज के। ठीक भाई, जहां रहता है वहीं के आसपास के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में, मींस एक फार्मासिस्ट बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है कि किस फैमिली में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, दे कैन हेल्प द पेशेंट रिड्यूस रिस्क, प्रिवेंशन द काउंसलिंग। वो क्या करता है? अप्रोप्रिएट काउंसलिंग करके पेशेंट का रिस्क, अब चूंकि अपने यहां पे ये सिस्टम है नहीं, इंडिया के अंदर काउंसलिंग का सिस्टम ही नहीं है फार्मासिस्ट का, कहीं कोई फार्मासिस्ट का नहीं होता है ना, बड़ी बड़े स्टेट की बात छोड़ दो, वहां भी बहुत कम एरिया में है। ओके, अगर ऐसा हो जाए तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इंपैक्ट ऑन ड्रग एब्यूज वाली, ड्रग एडिक्शन वाली, ड्रग मिसयूज वाली, ये सब शॉर्ट आउट हो सकती हैं। वेट, डाइट मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक्सरसाइज, स्मोकिंग से कैसे दूर रहे, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, है ना, डाइट मैनेजमेंट, वजन कैसे घटाएं, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, ये सब कुछ फार्मासिस्ट जो है गाइड कर सकता है। फार्मासिस्ट आर कॉमनली बेस्ड देयर नॉलेज रिसोर्स दैट कैन हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड डेंजर क्रोनिक कंडीशन। मींस फार्मासिस्ट के पास पता होता है कि भाई किस फैमिली में क्या प्रॉब्लम है और किन सर्कमस्टेंसेस से वो प्रॉब्लम आई है। मींस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी पेशेंट फार्मासिस्ट को पता होती है। भाई जिस मोहल्ले का फार्मासिस्ट, उसको अपने मोहल्ले के बारे में पता होता है, अपने गांव के बारे में पता होता है, तो वो उनका ज्यादा आसानी से इलाज कर सकता है। रिकॉग्नाइज मींस आसानी से वो डिजीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि उस कम्युनिटी में कौन सी डिजीज ज्यादा होती है। प्रोवाइड द हेल्थ स्क्रीनिंग, क्रोनिक डिजीज जैसे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मींस स्क्रीनिंग कर सकता है कि किसको कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, किसी की बोन कमजोर हो रही है, किसी को शुगर बढ़ा हुआ है, किसी को टेंशन ज्यादा है, तो इन सब चीजों को स्क्रीनिंग करके, काउंसलिंग करके रेट इनका कम किया जा सकता है। एक्टिवली काउंसलिंग द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेडिसिन, एडवोकेटिंग द लाइफ स्टाइल चेंजेस, मींस एक्टिव काउंसलिंग करें और उस चीज के लिए कौन सी सही ड्रग है जो सही इलाज दे सकती है, सही आउटकम दे सकती है, ये काम फार्मासिस्ट कर सकता है।
प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल केयर बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड, आइडेंटिफाइंग द रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम एसोसिएटेड यूज ऑफ द मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज इफ लेफ्ट ओवर अनरिजॉल्व्ड अफेक्टेड आउटकम्स। मींस फार्मासिस्ट क्या है, अपनी स्किल के बेस पे किसको कौन सी प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन बता सकता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है और अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इलाज ना किया जाए, तो इसके जो आउटकम्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग, डोजिंग डायरेक्शन, अननेसेसरी पॉलीफार्मेसी कैन ऑल लीड द पेशेंट मेकिंग देयर द एडजस्टमेंट कैन द नेगेटिव अफेक्ट द डिजायर्ड आउटकम। अगर किसी तरह से गलत ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी गई, कोई गलत ड्रग बता रहा है, या ड्रग सही है लेकिन उसका लेने का तरीका, डायरेक्शन जो इनटेक है वो गलत है ना, तो इसके भी परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। मींस जो ड्रग सही नहीं है, या तो ड्रग सही नहीं है, या ड्रग ठीक है आप गलत डोज ले रहे हो, या गलत तरीके से खा रहे हो, या गलत चीज के साथ, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है जिसके परिणाम गलत हो सकते हैं ना। दूसरी है ASHP जो अमेरिकन गाइडलाइन थी, स्टेटमेंट ऑफ द रोल ऑफ द हेल्थ सिस्टम, फार्मासिस्ट इज द पब्लिक हेल्थ। फार्मासिस्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ का बैकबोन होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, डॉक्टर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, दवा डिजीज को डायग्नोस करता है, बाकी काउंसलिंग से लेके दवा देने के सारे काम फार्मासिस्ट के होते हैं। वो अलग है कि अपने यहाँ पे अभी ये सब ज्यादा नहीं, लेकिन होगा, ये भी होगा, है ना। इट बिलीव्स दैट द हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट हैव द स्पेसिफिक पब्लिक हेल्थ रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे भाई फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना पब्लिक रिलेटेड हेल्थ की, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है, जैसे बारिश वगैरह में डेंगू मलेरिया वगैरह के आजकल खूब केसेस बढ़ रहे हैं। सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, कोई अगर मिसयूज कर रहा है, कोई एडिक्ट है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। एजुकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, है ना, टीकाकरण वगैरह होता है। फॉलोइंग द एग्जांपल एक्टिविटीज दैट द हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट कैन एंगेज द प्रमोटिंग। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स फार्मासिस्ट को देने चाहिए जिसकी वजह से क्या है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों के सामने ऐसे ऐसे एग्जांपल सेट होने चाहिए कि अगर दारू छोड़नी है तो पहले फार्मासिस्ट खुद छोड़े, वो पीना छोड़ दे। ड्रग्स कोई फार्मासिस्ट यूज करता है तो पहले वो मना करना शुरू करे, पहले वो अपने को ठीक करे, है ना। प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन बेस्ड केयर, जिस तरह से पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहां की केयर करनी चाहिए। डेवलपिंग डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल, है ना, कहीं पे जो बेसिकली क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम फार्मासिस्ट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। जैसे आजकल जैसे क्या है, बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पे क्या है, मच्छर बहुत होते हैं, डेंगू मलेरिया खूब होता है, तो पानी ना रुकने पाए, है ना, कैसे कैसे क्या करना, मच्छरदानी का इस्तेमाल वगैरह वगैरह, ये सब अवेयरनेस करते रहना चाहिए। कौन सी दवाएं कब लेनी है ना। डेवलपिंग हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करना, उसमें इंप्लीमेंट करना, समय के साथ साथ चेंजेस करवाना, ये सारे काम किसके हैं, फार्मासिस्ट। कोलैबोरेटिंग द स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज, इन सब कामों के लिए अकेले फार्मासिस्ट नहीं कर सकता या कोई संस्था नहीं कर सकती। जो लोकल की अथॉरिटीज हैं, लोकल के गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वहां के जो सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट हों, चाहे डॉक्टर हों, लोकल में अथॉरिटीज में पुलिस प्रोटेक्शन हो सकता है। मींस इन सब चीजों को एड्रेस करके, इन सब चीजों को बता के, सबको साथ लेके इन पॉलिसीज को बनाना और इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है। ASHP स्टेटमेंट फार्मासिस्ट रोल, सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन, एजुकेशन असिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बचाना कैसे है, प्रिवेंशन सबसे पहले। पार्टिसिपेटिंग इन कंट्रीब्यूटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन असिस्टेंस प्रोग्राम विद इन द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम शुड बी कंसिस्ट। ये जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, उनके कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को चला के हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं, लोगों को दूर कर सकते हैं ड्रग एडिक्ट होने में, ड्रग के इस्तेमाल करने में। जैसे रिटन सब्सटेंस पॉलिसी, ये जो सब्सटेंस है जो ड्रग अब्यूज कराते हैं, इनसे रिलेटेड एक रिटन पॉलिसी होनी चाहिए। एम्प्लॉय एजुकेशन अवेयरनेस, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अवेयरनेस, उनको जो लोग काम कर रहे हैं इसमें उनकी ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको असिस्टेंस करना चाहिए, उनको असिस्ट करना चाहिए भाई ऐसे ऐसे, क्योंकि जब ये काबिल होंगे तभी वो समाज में क्या मींस अवेयरनेस सही तरीके से फैला पाएंगे। मींस पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन प्रिवेंशन प्रोग्राम। कहने का मतलब सिर्फ इतना समझो, अगर फार्मासिस्ट स्किल्ड है, ट्रेंड है, उसको नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में, तभी पहले खुद ट्रेंड हो, उसके बाद सोसाइटी में जाओ, कम्युनिटी में जाओ, वहां लोगों को ट्रेंड करो इन सब चीजों के बारे में कि ड्रग एब्यूज से कैसे बचना है। अगर उनको सच्चाई खाली पता चल जाए कि भाई इनके साइड इफेक्ट, खाली वो आप दिखा दो कि इनके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं, आपके साथ ये हो सकता है, ठीक, तो सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी फैमिली की जान प्यारी है ना। तो अपोजिंग द सेल ऑफ द अल्कोहल टोबैको प्रोडक्ट्स बाय द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को कहीं भी अगर दारू बिक रही है ना, अब तो सरकारी ठेके देने लगी, क्या करोगे, कहीं
तंबाकू बिक रही है, कोई एब्यूज, कोई यूज कर रहा है, अनलिमिटेड यूज कर रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। वर्किंग विद द लोकल स्टेट फेडरेशन अथॉरिटी, इसके साथ जो लोकल स्टेट की फेडरेशन अथॉरिटीज है उनको साथ में लेके, उनको इन्वॉल्व करके। वर्किंग द मेडिकल लेबोरेटरीज, जैसे अब जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज, मेडिकल लेबोरेटरीज हैं, वहां पे भी सैंपल देके अगर किसको कौन सी प्रॉब्लम है, किस ड्रग से कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, उन सबका डेटा, फार्माकोकाइनेटिक डेटा निकाला जा सकता है। निकाल के फिर एक डेफिनेट तरीके की पॉलिसी, रिटन पॉलिसी तैयार की जा सकती है कि भाई कि कौन सी ड्रग है जो कितनी डोज में लेनी है तो ठीक है। तो इन सब चीजों से कहने वाला एक डेटा होगा तो आदमी जो है सही तरीके से एजुकेट कर सकता है। तो एजुकेशन में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सिंपल सी चीज है, फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी में, गांव के लोगों को, ठीक। अप्रोप्रिएट द नीड ऑफ द पीपल हुज द लाइफ अफेक्टेड बाय ओन या अनदर पर्सन सब्सटेंस अब्यूज, या तो उनकी फैमिली में कोई काम कर रहा है, मींस अब्यूज कर रहा है, ड्रग का एडिक्ट है, या उनके अगल बगल की फैमिली में, अल्टीमेटली उनकी फैमिली उससे अफेक्ट हो रही है, तो उनको एजुकेट करना है कि भाई ये सब चीजों से प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है ना। फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कॉलेज फार्मेसी, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे में क्या करना चाहिए, इन सब चीजों में जो फार्मेसी कॉलेज हैं वहां करिकुलम में ये सब पढ़ाना चाहिए, वहां के लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि ये कल के जो फार्मासिस्ट हैं इनको इसकी जानकारी हो, और कल जब ये निकलें और कॉलेजों को भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, जगह जगह पे जो भी फार्मेसी कॉलेज है उनको इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो लेकिन इस तरफ का जो एजेंडा है वो लोकल अथॉरिटीज की तरफ से, जैसे जिले के अंदर डीएम होता है, डीएम को एक प्रपोजल रखना चाहिए, जितने फार्मेसी कॉलेज हैं सब बच्चों को ले जाके गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने हैं टाइम टू टाइम, देखो अभी फटाफट सब कुछ ठीक हो जाए। इंस्ट्रक्टिंग द ड्रग अब्यूज काउंसलर ड्रग स्टेटमेंट प्रोग्राम अबाउट द फार्माकोलॉजी अब्यूज सब्सटेंस मेडिकेशन यूज द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोमोटिंग प्रोवाइडिंग द अल्कोहल रिस्क रिडक्शन एजुकेशन एक्टिविटीज। तो जो आपके ड्रग अब्यूज काउंसलर हैं उनको बताना चाहिए कि अगर इस तरह की ड्रग्स ली जाती है तो उसके क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एजुकेट करना चाहिए पेशेंट को कि करेक्ट स्टोरेज, हैंडलिंग, प्रॉपर डिस्पोजल एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकेशन, की जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उनका सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह करना है, ठीक है। असिस्टेंस की बात करें, असिस्टेंस मींस हेल्प करना, असिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, फार्मासिस्ट को ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो कोवर्कर्स हैं, इंडिविजुअल हु में असिस्टेंस हैविंग द प्रॉब्लम रिलेटेड द सब्सटेंस अब्यूज, ऐसे लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। अगर पता चल जाए कि हाँ भाई आपके पास कोई आदमी है, आपका कोई फ्रेंड है जो ड्रग अब्यूज करता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्टिव वे में, मींस ऐसा निगलेक्ट नहीं, अरे यार तुम क्या है ये हेरोइन या चरस पीते हो, तुम चलो बाहर चलो, मतलब तुम बाइकआउट नहीं कर देना है ना, सपोर्ट करके धीरे धीरे करके उनको उनमें सुधार लेके आना। ट्रीटमेंट के लिए उनको क्या है, थोड़ा सा प्रोवोक करना है। पार्टिसिपेटिंग द मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट टू सपोर्ट द केयर ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई हु रिकवरिंग द सब्सटेंस डिपेंडेंसी, ऐसे लोगों को ठीक करना चाहिए, मींस क्या एजुकेट करना चाहिए, और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको और सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और इसमें क्या फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये दो सपोर्ट बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग विलिंग द हायर द रिटेन एम्प्लॉइज मेजर एलिमेंट द एम्प्लॉय सपोर्ट, मींस एम्प्लॉय सपोर्ट, जैसे एल्कोहलिज्म है, ड्रग एडिक्शन है, इस तरह में बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और सपोर्ट करने के लिए बाकायदे एक टीम बनानी चाहिए, जिसके लिए अगर एम्प्लॉय हायर करने पड़े तो करना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड रिकवरी डिसिप्लिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जो ये सब चीजें रिपोर्ट कर सके कि भाई किसकी हेल्थ कितनी अच्छी हो रही है। मेंटेनिंग द एनवायरमेंट सपोर्टिव रिकवरी, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट रिकवरी है, ड्रग अब्यूज, ड्रग का डिस्पोज सही तरीके से हो। कोलैबोरेटिंग विद द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और भी जो सीएचसी पीएचसी सेंटर होते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, फार्मेसी कॉलेज होते हैं, इन सब का कोलैबोरेट करना चाहिए, और फार्माथेरेपेटिक्स एलिमेंट्स ऑफ द ड्रग टॉक्सिफिकेशन प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, सबको ट्रेंड करना चाहिए और सबको एजुकेट करना चाहिए। प्रोवाइडिंग द फार्मास्यूटिकल केयर द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड द सब्सटेंस अब्यूज एंड डिपेंडेंसी, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है जो पेशेंट सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी है उससे क्योर करने के लिए, ठीक है। इंडियन अपॉर्चुनिटी की बात करें, इंडियन फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, इंडियन फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज में प्रिवेंशन केयर के लिए। कौन सी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर कहीं है ना, तो उसमें इंजेक्शन दे सकते हैं। माइनर वुंड, किसी को हल्का फुल्का घाव है तो ड्रेसिंग कर सकते हैं। कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको एजुकेट कर सकते हैं, ठीक। ड्रग
एडवर्स ड्रग रिएक्शन या ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पेशेंट को बता सकते हैं। प्रिवेंशन एजुकेशन, जैसे प्रिवेंशन एजुकेशन मतलब कि ये चीजें ना हो उसके लिए क्या एजुकेट, जैसे हाइपरटेंशन, अस्थमा, हेपेटिक या रेनल डिजीज है उनसे ठीक हो सकते हैं। एडवोकेसी ड्रग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है इसके बारे में एजुकेट कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग द ड्रग एब्यूज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ड्रग का एब्यूज करते हैं उनको सही कर सकते हैं, मींस उनको जो है जागरूक कर सकते हैं। एडवोकेसी द ड्रग एडिक्शन एडोलसेंट, जो यूथ लोग हैं जो ड्रग्स के चंगुल में फंसे उनको उससे निकालने का काम कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग की जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में जानकारी, ये इंडियन फार्मासिस्ट की अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। तो इस तरह से ये दूसरा चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया, मींस छठा चैप्टर लास्ट यही बचा था, ये 2 चैप्टर खत्म हो गए। नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हम लोग चालू करेंगे। कौन सा? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ओके, ठीक, बाय।